क्लास 9 के स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस चैप्टर का हम क्विक रिवीजन यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट है वो हम देखेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। देखो, थॉमसन ने सबसे पहले एक एटम प्रपोज किया था। ओके, और उसके अनुसार क्या था कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है। ओके, यानी कि ये एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्पीयर है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट विच इज गिवन बाय थॉमसन। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ओके, वैल्यू क्या होता है उनका, इक्वल होता है और वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये थॉमसन्स मॉडल है। ये क्या है, थॉमसन्स मॉडल है। ओके, इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। अब इसके बाद आता है रुदरफोर्ड। कौन आता है, रुदरफोर्ड आता है। ओके, तो वो क्या करता है, देखो यहाँ पर वो एक गोल्ड फॉइल लेता है। ओके, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स मारता है। क्या मारता है, अल्फा पार्टिकल मारता है और कुछ ऑब्जर्व करता है और उसके बाद वो अपना मॉडल दुनिया के सामने रखता है। अब क्या वो हम देखेंगे। सबसे पहले अभी आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करो, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया था। प्लीज़ इसका आंसर अभी के अभी लर्न करना, एक बार दो बार पढ़ना। ओके, देखो, अब हम कुछ यहाँ पर और जानकारी लेंगे रुदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुए ये हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब ज़्यादा से ज़्यादा रेज देखो इस डायग्राम में सीधे जा रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड क्या है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, स्मॉल एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल रिबाउंड हो रहा है। ओके, रिबाउंड यानी कि सामने जाकर दोबारा वापस आ रहा है। ओके, सामने जाकर दोबारा ऐसे वापस रिबाउंड हो रहा है। 12,000 में से एक पार्टिकल। इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ तो है। अरे कुछ तो नहीं, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। तो ये था ऑब्जर्वेशन मेड बाय द रदरफोर्ड। ये इसका डायग्राम। अब हम यहाँ पर कुछ उसके फीचर्स देखेंगे। उसने क्या क्या कहा था, तो उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, उसको न्यूक्लियस कहा था उसने। ओके, क्यों, क्योंकि 12,000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड हो रहा था, इसका मतलब उसके बीच में कुछ तो है। और उसने ये भी कहा कि एटम का सारा मास उस न्यूक्लियस पर रिसाइड करता है, न्यूक्लियस में ही होता है। सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। इसने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट, इसने कहा था कि न्यूक्लियस का साइज काफ़ी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। ओके, एटम के तुलना में न्यूक्लियस का साइज काफ़ी स्मॉल होता है। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। ओके, तो ये क्या थे, इसके फीचर्स थे। क्या थे, फीचर्स थे यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझा होगा। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, यहाँ पर इतना अच्छा आंसर नहीं है। ओके, आप गूगल मारो, आपको और भी अच्छा आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, देखो, उस जमाने में ऐसे कहा जाता था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है जो गोल गोल घूम रहा है, तो वो एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है।
ओके। और जब वो एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है तो चार्ज पार्टिकल होता है वो एनर्जी को बाहर फेंकता है, एनर्जी को क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो चार्ज अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या, सॉरी, एनर्जी को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा या नहीं फेंकेगा, फेंकेगा। ओके। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एनर्जी को लॉस करेगा और धीरे 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 न्यूक्लियस पर गिरेगा। ऐसे देखो, ऐसे धीरे 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 किधर गिरेगा, न्यूक्लियस पे गिरेगा। अगर न्यूक्लियस पे गिरेगा तो एटम जो है वो क्या बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल। लेकिन हमें तो पता है एटम क्या है, क्वाइट स्टेबल है, अनस्टेबल है क्या, नहीं है। तो ये था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। इसको और अच्छे से आप पढ़ सकते हो नेट पर। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। ओके, अब ये क्या कहता है देखो, तो इसने कहा है सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स, ओके, उसको ही डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा है उसने, ये एटम के इनसाइड में अलग होते हैं। मानो ये एटम है तो इसके बीच में ऐसे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, उसको उसने स्पेशल ऑर्बिट कहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, तो जब वो घूम रहे होते हो तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, ये इसने स्पष्ट भाषा में बता दिया, रदरफोर्ड ने ही बताया था। ओके, तो बोर्स ये बात कह रहा है कि डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। एनर्जी को रेडिएट करता है क्या, नहीं करता। तो ये था बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। और इस ऑर्बिट्स को या शेल्स को इसने एनर्जी लेवल कहा है। आप डायग्राम देख सकते हो, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। तो ऐसे शेल्स है। तो ये था बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आपको और एक मैं होमवर्क देता हूँ कि प्रोटॉन का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किसने किया, इन साइंटिस्ट के नाम बताओ। ओके, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं ये भी याद करना है। चलो अब हम देखते हैं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब शेल्स यानी कि क्या, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये हम देखेंगे। तो कुछ रूल्स है। तो पहला रूल है यहाँ पर, एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे ये एक फॉर्मूला बताता है। फॉर्मूला है यहाँ पर 2n²। पहला रूल देख रहे हैं, एक शेल में, ओके, एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं ये कौन बताता है, एक फॉर्मूला बताता है। वो फॉर्मूला कौन सा है, 2n² है। कौन सा है, 2n² है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये के शेल है, ये एल, ये एम, ये एन, पूरा नहीं बता रहा। ओके, और एन का वैल्यू के लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। और फॉर्मूला हमारा क्या है, 2n² फॉर्मूला। ओके, तो 2 एन का वैल्यू क्या है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर देखो एन का वैल्यू किधर है, कितना है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा। ओके, इधर 2 और इधर 2, ये फॉर्मूला 2 है ना। एन का वैल्यू कितना है, 3 और स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। एन का वैल्यू 4 है, ये स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 टू 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 32। तो के शेल में ये बॉक्स आप एग्जाम में बना सकते हो, ये वाला। ओके, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8, एम में 18, एन में 32। ये किसने बताया, एक फॉर्मूला ने बताया। उस फॉर्मूला का नाम क्या है, 2n² है। उस फॉर्मूला का नाम क्या है, 2n² है।
ओके, दूसरा रूल देखेंगे हम। अब दूसरा रूल क्या कहता है, तो जब तक इनर शेल को आप फील नहीं करते तब तक आउटर शेल को फील नहीं करना है, यानी कि शेल्स को स्टेप वाइज मैनर में ही फील करना है। ओके, जो शेल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको स्टेप वाइज मैनर में ही क्या करना है, फील करना है। अब थर्ड रूल देखेंगे, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए? 8। चलो, ये थे कुछ रूल्स। अब हम थोड़ा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एल में 1। के में क्योंकि 2 ही कैपेसिटी होती है। तो अब हम लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर 2 शेल है, 1 और 2। और के में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 है, 1 और 2। और एल में कितना है? सिर्फ 1 है। तो दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। ये किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है? लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम और एक देखेंगे क्या? चलो देखते हैं। अब हम सोडियम का देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे? सोडियम का। ये सोडियम 11, के में 2, एल में 8 जाएंगे, 8 और 2 10, 1 बचा, एम में जाएगा। तो ये सोडियम, ये के शेल, एल शेल, और ये कौन सी शेल? एम शेल। बाप रे, वर्ड लगा रहा हूँ मैं। ओके, मुझे ड्रॉ नहीं करना आ रहा अच्छे से। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 ऐसे। एल में कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और एम में कितना? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो मैं रिवीजन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया। अब देखो वैलेंसी। ओके, तो वैलेंसी का डेफिनेशन मैंने याद करने के लिए बोला है। ओके, और डेफिनेशन बाद में करो, पहले ये वाला चार्ट। इसके वैलेंसी याद रखना। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हेलियम का 0 होता है, लिथियम का 1 होता है। तो वैलेंसी याद रखना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर और सिंबल्स भी दिए हुए हैं। ये टेबल थोड़ा याद करना। अब वैलेंसी मतलब क्या? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट नोन एज वैलेंसी, ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ओके, एटम्स ने, इसको वैलेंसी कहा जाता है। अब जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, अब मेरे पास वक्त कम है यहाँ पर। ओके, तो स्टेबल होने के लिए, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, कंबाइन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एटम लॉस कर सकता है, या गेन कर सकता है, या शेयर कर सकता है? ओके, ऐसे कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इन सब की वैलेंसी याद रखना। तो केमिस्ट्री में आपको टेबल 3.1, 3.2, 3.6 एंड 4.1 याद होने चाहिए। तो 9th का जो ये केमिस्ट्री है वो आपको बहुत ही ईजी जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। किधर गया? ये अब हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। एटॉमिक नंबर, इसको जेड कहा जाता है। एटॉमिक नंबर को क्या कहा जाता है? जेड कहा जाता है। तो एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसको जेड कहते हैं। अब हम देखेंगे मास नंबर। मास नंबर यानी कि मास नंबर यानी कि
नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये क्या कहलाता है? मास नंबर। इसको ए से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा हुआ है N, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो नीचे लिखा, और मास 14 है तो किधर लिखा ऊपर लिखा। आई होप आपको समझा होगा। चलो अब हम देखते हैं आइसोटोप्स। क्या देखते हैं? आइसोटोप। टॉप म्हणजे टॉप का मतलब ऊपर वाला, और ऊपर वाला सबका अलग होता है। अरे है क्या बात कर रहे हो? चलो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आइसोटोप्स के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 1 1। ओके। अब आइसोटोप, टॉप ना, टॉप ऊपर वाला सबका अलग होता है। देखो ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, और नीचे जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो आइसोटोप्स का, ओके, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके, तो इसको ही आइसोटोप्स कहना है। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन देखो यहाँ पर क्या है? आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। देखो देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। इसको आइसोटोप्स कहना है। इसको क्या कहना है? आइसोटोप्स कहना है। और इसका एग्जांपल प्रोटियम, इसको प्रोटियम कहना है। ड्यूटेरियम एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड ट्रीटियम। सो दीज आर द isotopes of hydrogen. Okay, these are the isotopes of hydrogen. हम देखेंगे isotopes of carbon. ओके, तो यहाँ पर कार्बन के आइसोटोप्स है 2, और यहाँ पर क्लोरीन के आइसोटोप्स है। अच्छी तरीके से इन सबको याद रखना। अब एप्लीकेशंस देखेंगे, आइसोटोप्स के कौन कौन से एप्लीकेशन है। ओके, आइसोटोप्स के क्या देखेंगे हम? एप्लीकेशन। तो यूरेनियम जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल्स के तौर पर यूज किया जाता है। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको ग्वाइटर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे एप्लीकेशंस किसके? आइसोटोप्स के। अब लास्ट का पार्ट हम देखेंगे किसके बारे में? आइसोबार्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? आइसोबार्स के बारे में जानेंगे। स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, वेट। देखो आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या होता है? देखो यहाँ पर कैल्शियम है और आर्गॉन है। ओके, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं। ओके, और मास नंबर देखो 40 और 40 है। अरे रे रे, तो ये तो आइसोटोप्स के उल्टा निकला। तो यहाँ पर 1 मिनट, इसका 20 है और इसका आर्गॉन का कितना? 18 है ना। अरे गलती कर दी। हाँ, ये तो आइसोटोप्स का उल्टा निकला। क्यों? एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है भाई। आइसोबार्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार्स मतलब हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, अपने मन से डेफिनेशन लिख सकते हो। एग्जाम्पल ये वाला लिखना, कैल्शियम एंड आर्गॉन का। आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। काफ़ी फास्ट में मैंने आपको बताया है। ये रिवीजन था। इसके इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस जरूर करना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।